हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं केमिस्ट्री फैकल्टी पंकज कुमार और यूपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है आप अपने पूरे परिवार के साथ सकुशल और स्वस्थ होंगे। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए ताकि यहाँ से जब भी हम वीडियो लेक्चर भेजें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछले क्लास में याद कीजिए हम लोग एनवा कोटि के अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे, उसी को आज हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। लगभग ये चैप्टर कंप्लीट है। उत्प्रेरक के बारे में इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है। हालांकि +2 में उत्प्रेरक के लिए एक अलग चैप्टर भी बनाया गया है, वो आपको बताया जाएगा आगे, लेकिन इस चैप्टर में भी उत्प्रेरक का चर्चा करना है हम लोगों को। अलग तरीके से यहाँ पर चर्चा होगा, वहाँ अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं उत्प्रेरक क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। एक टॉपिक है इस चैप्टर का उत्प्रेरक, इंग्लिश में कैटलिस्ट। आप लोग पहले से भी जानते होंगे इसके बारे में, पिछले क्लास में भी आप उत्प्रेरक का नाम सुने होंगे। इंग्लिश में इसको लोग कैटलिस्ट कहता है, हिंदी में उत्प्रेरक के नाम से लोग इसको जानता है। अब पहले देखिए उत्प्रेरक होता क्या है। लिखे हैं, जो पदार्थ अपने में बिना किसी परिवर्तन के अभिक्रिया के दर को बदल देता है उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक का परिभाषा यही होता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि अभिक्रिया में जब अभिक्रिया हो रहा होता है तो उत्प्रेरक में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं होता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को जरूर बदल देता है, लेकिन उत्प्रेरक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, जो इस परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है। जो पदार्थ अपने में बिना किसी परिवर्तन के अभिक्रिया के दर को बदल देता है उत्प्रेरक कहलाता है। मतलब उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, लेकिन उत्प्रेरक में किसी भी प्रकार का बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है। तो दुनिया का कोई भी पदार्थ अगर अभिक्रिया के दर को बदल दे लेकिन स्वयं उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो तो उस पदार्थ को केमिस्ट्री में उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। जैसे इसको एक अभिक्रिया से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये अभिक्रिया ए बदल रहा है बी में, ये अभिकारक है, ये कैपिटल बी उत्पाद है। कैपिटल ए बदल रहा है कैपिटल बी में। ये अभिक्रिया देखिए अभी उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हो रहा है। उत्प्रेरक को इस अभिक्रिया के चिन्ह के ऊपर या नीचे आप लिख सकते हैं। तो ऊपर या नीचे कुछ नहीं लिखे हैं, इसका मतलब ये अभिक्रिया उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हो रहा है। इसी अभिक्रिया को एक बार आप उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाइए। जैसे हम मान लेते हैं एक्स नाम का कोई उत्प्रेरक, बहुत सारा उत्प्रेरक होता है। हम मान लिए हैं एक्स कोई उत्प्रेरक है। देखिए हम नीचे लिख भी देते हैं उत्प्रेरक। इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम एक्स कर रहा है।
एक्स नाम का चीज़ कोई होता है नहीं, कोई भी उत्प्रेरक यहाँ पर होगा, उसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि पहले अभिक्रिया को देखिए उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में करवाए और उसी अभिक्रिया को एक बार उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाए। और हम लोगों को यहाँ पर पता लगाना है कि उत्प्रेरक को आ जाने से अभिक्रिया में क्या क्या बदलाव हुआ है। तो इसके लिए आपको ऊर्जा अवरोधक वक्र खींचना होगा, एनर्जी बैरियर ग्राफ खींचना होगा। उस ग्राफ से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के क्या क्या चीज़ को बदल देता है, अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन उत्प्रेरक लाता है। तो इसका ऊर्जा अवरोधक वक्र देखिए। इस अभिक्रिया में अभिकारक है ए, तो अभिकारक ए जो है इसका अपना कुछ ना कुछ ऊर्जा होगा। याद कीजिए इसी चैप्टर में हम बताए हैं कि किसी भी पदार्थ के पास अपना जो ऊर्जा होता है उसको आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। तो हम मान लिए इस ए के पास यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना कुछ ऊर्जा है, मतलब ए का आंतरिक ऊर्जा ये हो जाएगा। प्रत्येक अभिक्रिया को होने का अपना अपना पथ होता है, रास्ता होता है। अलग अलग अभिक्रिया अलग अलग रास्ता से होकर उत्पाद का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया का भी अपना एक पथ होगा। तो हम मान लेते हैं इस अभिक्रिया का पथ ये, इस पथ से होकर ये अभिक्रिया यहाँ पर उत्पाद का निर्माण करता है। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया का पथ हम मान लिए ऐसा, इस रास्ता से होते हुए इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो इस अभिक्रिया का ये पथ हो गया। इस वक्र का जो देखिए, तो ये जो ग्राफ खींचे हैं इसका हाईएस्ट पॉइंट तो ये है, पिक पॉइंट ये है। तो इसको अगर आप वाई अक्ष से मिला दीजिएगा, वाई अक्ष से मिलाएंगे तो यहाँ पर जाके कहीं मिला है। तो इसका मतलब हुआ इस अभिक्रिया को होने के लिए अभिकारक के पास कम से कम इतना ऊर्जा होना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊर्जा होगा तभी ये अभिक्रिया हो सकता है। याद कीजिए बताए थे थ्रेशोल्ड ऊर्जा, थ्रेशोल्ड ऊर्जा का परिभाषा लिखाए थे, अभिकारक अणुओं में उपस्थित वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया होने के लिए ज़रूरी होता है। अभिकारक अणुओं में उपस्थित वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया को होने के लिए ज़रूरी होता है थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहलाता है। तो इस अभिक्रिया का थ्रेशोल्ड ऊर्जा ये हो जाएगा। तो देखिए हम लिख देते हैं थ्रेशोल्ड ऊर्जा, जिसका शुद्ध हिंदी होता है देहली ऊर्जा। याद कीजिए इसी चैप्टर में हम लोग चर्चा किए हैं इसका। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अभिकारक का थ्रेशोल्ड ऊर्जा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंतरिक ऊर्जा हो गया। आपको बताए थे थ्रेशोल्ड ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा में अंतर को कहा जाता है सक्रियण ऊर्जा। तो देखिए, तो इतना में से अगर आप इतना घटा लीजिएगा तो इतना बच जाएगा, यही इस अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा होगा। तो सक्रियण ऊर्जा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। सक्रियण ऊर्जा को EA से सूचित किया जाता है। तो इस अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा ये हो गया, ये इसका सक्रियण ऊर्जा होगा। ठीक, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया हम लोग करवा लिए, उसका पथ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब उसी अभिक्रिया को जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाइएगा तो एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बदल देता है सक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन लाके। मतलब उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को बदल देता है, जिसके कारण अभिक्रिया का दर बदल जाता है। आप लोग शायद ये भी जानते होंगे कि उत्प्रेरक ज़्यादातर उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। तो अभिक्रिया के दर को तब उत्प्रेरक बढ़ाएगा जब उसका सक्रियण ऊर्जा वो कम करेगा। दिमाग में फिट कीजिए, ज़्यादातर उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, या आप कहिए कि ज़्यादातर उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है।
दोनों एक ही बात हुआ। सक्रियण ऊर्जा कम होगा तो इसका मतलब उस अभिक्रिया का दर ज़्यादा होगा। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। हम ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। कुछ उत्प्रेरक ऐसा भी है जो अभिक्रिया के दर को घटा भी देता है। तो आप दिमाग में बैठाइए कि अधिकतर उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, या आप ये कहिए कि अधिकतर उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। तो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अगर सक्रियण ऊर्जा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसी अभिक्रिया को उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर करवाएंगे तो सक्रियण ऊर्जा इतना से थोड़ा कम हो जाएगा। अगर सक्रियण ऊर्जा आप कम कीजिएगा तो अभिक्रिया का पथ बदल जाएगा। मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया अलग रास्ता से होकर होगा। तो देखिए, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया इस रास्ता से होकर होगा। ऐसा बनाना है कि सक्रियण ऊर्जा कम हो। पहले जितना सक्रियण ऊर्जा था उससे थोड़ा कम करना है। देखिए, तो फिर उत्पाद बी बना। ये जो डॉट डॉट लाइन वाला आप ग्राफ देख रहे हैं, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में बिना डॉट वाला ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये मोटा लाइन जो देख रहे हैं, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया को होने का पथ है। तो देखिए, अब पहले सक्रियण ऊर्जा यहाँ से लेकर यहाँ तक था, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, मतलब कम हो गया। अब इतना ही हो गया सक्रियण ऊर्जा, जबकि उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा यहाँ से लेकर यहाँ तक था। तो इस ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। सक्रियण ऊर्जा अगर कम होगा तो बहुत सारा चीज़ बदल जाएगा। देखिए क्या क्या बदला। अब इसका थ्रेशोल्ड ऊर्जा अगर आप खींचिएगा, वाई अक्ष से मिलाइएगा इस पिक पॉइंट को, तो यहाँ पर जाके कहीं मिलेगा। तो थ्रेशोल्ड ऊर्जा बदल गया। उत्प्रेरक आ जाने से थ्रेशोल्ड ऊर्जा बदल गया, पहले से कम हो गया। सक्रियण ऊर्जा कम हो गया। ऊर्जा अवरोधक वक्र का ऊंचाई देखिए कम हो गया। पहले ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक था उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, और उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऊर्जा अवरोधक वक्र का ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। जो पिक पॉइंट होगा उसको वाई अक्ष से मिलाने से जो आएगा वो ऊंचाई होगा। अब और क्या बदला? अभिक्रिया का पथ बदल गया। तो उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को बदल देता है, थ्रेशोल्ड ऊर्जा को बदल देता है, ऊर्जा अवरोधक वक्र की ऊंचाई को बदल देता है, और स्पष्ट दिख रहा है कि अभिक्रिया को होने का पथ भी बदल देता है। तो ये सब चीज़ बदलाव जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो हम लोग लिखेंगे उत्प्रेरक अभिक्रिया के थ्रेशोल्ड ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा ऊर्जा अवरोधक वक्र की ऊंचाई तथा अभिक्रिया के पथ को बदल देता है।
अभिक्रिया के पथ को बदल देता है। मतलब उत्प्रेरक अभिक्रिया के इस सब चीज़ को परिवर्तित कर देता है। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के थ्रेशोल्ड ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, ऊर्जा अवरोधक वक्र, और अभिक्रिया के पथ को बदल देता है। तो जो इसमें दिखाई दे रहा था वो नीचे लिख दिए। उत्प्रेरक आ जाने से अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा बदल गया, थ्रेशोल्ड ऊर्जा बदल गया, अभिक्रिया का पथ बदल गया और ऊर्जा अवरोधक वक्र का ऊंचाई भी बदल गया। इस वक्र को हम लोग कहेंगे ऊर्जा अवरोधक वक्र, या इंग्लिश में इसी को एनर्जी बैरियर ग्राफ के नाम से जाना जाता है। ये एनर्जी बैरियर ग्राफ है, तो ग्राफ भी आपको बनाना होगा। ये सब आप नोट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है, कहेगा उत्प्रेरक निम्नलिखित में से किसको बदलता है। कोई एक विकल्प आपको देगा, 3 ठो गलत रहेगा, सही वाला विकल्प इस चारों में से कोई एक रहेगा तो वही आंसर होगा। अगर 3 ठो इसमें से देगा तो चौथा विकल्प सभी बनाना होगा उसको, वो आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। एक शब्द है उत्प्रेरण, इंग्लिश में कैटेलिसिस। कैटेलिसिस का हिंदी होता है उत्प्रेरण। देखिए ये उत्प्रेरण क्या है। जिस क्रिया विधि के द्वारा उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करता है। उत्प्रेरण कहलाता है। देखिए तो लिखे हैं, जिस क्रिया विधि के द्वारा उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करता है उत्प्रेरण कहलाता है। मतलब उत्प्रेरण कोई नया चीज़ नहीं है। उत्प्रेरण एक क्रिया विधि का नाम है, जिस क्रिया विधि के द्वारा उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को बदल देता है। तो कोई आपसे पूछे उत्प्रेरण क्या है, तो हम लोग यही कहेंगे, जिस क्रिया विधि के द्वारा उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को बदल देता है तो उस क्रिया विधि का नाम है उत्प्रेरण। तो हम लोगों को क्रिया विधि भी पढ़ना, कैसे उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। आपको हम बताए हैं कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देता है। दर परिवर्तित तब होगा जब सक्रियण ऊर्जा परिवर्तित होगा। तो जिस क्रिया विधि के द्वारा उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करता है उस क्रिया विधि का नाम है उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरक में उत्प्रेरण। इसी चैप्टर का एक टॉपिक है समांगी उत्प्रेरक में उत्प्रेरण। उत्प्रेरक दो प्रकार का होता है, एक समांगी उत्प्रेरक और दूसरा विसमांगी उत्प्रेरक। तो समांगी उत्प्रेरक में उत्प्रेरण भी हम लोगों को पढ़ना, विसमांगी उत्प्रेरक में उत्प्रेरण भी पढ़ना।
तो समांगी उत्प्रेरक में उत्प्रेरण का मतलब हुआ कि समांगी उत्प्रेरक किस तरीके से अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा को बदलता है वो समझना। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि समांगी उत्प्रेरक कैसे अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा को बदल देता है। तो एक अभिक्रिया लेके उस पर हम लोग सोचेंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा समांगी उत्प्रेरक कहते किसको है। समांगी उत्प्रेरक किसको कहते हैं, इसके लिए एक अभिक्रिया देखिए। जैसे मान लीजिए SO2 है, आप जानते हैं SO2 गैस अगर ये O2 से अभिक्रिया करता है SO3 नाम का गैस बनता है। गैस है सब तो देखिए ब्रैकेट में जी लिखे, SO2 O2 से अभिक्रिया करके SO3 बना रहा है। इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में NO को लिया जाता है, ये भी गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड। मतलब NO उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO2 O2 से अभिक्रिया करके SO3 बनाता है। आप चाहे तो अभिक्रिया संतुलित भी कर सकते हैं। संतुलित कीजिएगा तो इधर 2 से गुना कीजिए, इधर भी 2 से गुना करना होगा। ऑक्सीजन इधर 6 ठो इधर 6 ठो, हो गया संतुलित। तो देखिए ये अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में हुआ। समांगी उत्प्रेरक का परिभाषा दिया जाता है कि यदि अभिकारक और उत्प्रेरक का भौतिक अवस्था समान रहता है तो इसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। बड़ी आसान है, लिखे हैं यदि अभिकारक और उत्प्रेरक का भौतिक अवस्था समान रहता है तो इसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। इसे यहाँ आया है उत्प्रेरक के लिए। मतलब यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही भौतिक अवस्था में हो तो तब उस उत्प्रेरक को हम लोग कहेंगे समांगी उत्प्रेरक। जैसे इस अभिक्रिया में देखिए, इसमें 2 अभिकारक है, SO2 और दूसरा O2, और उत्प्रेरक देखिए है NO। तो अभिकारक हो कि उत्प्रेरक हो, दोनों का भौतिक अवस्था तो गैस है। देखिए अभिकारक भी गैस अवस्था में है, उत्प्रेरक भी गैस अवस्था में है। उत्पाद से हमको मतलब नहीं है, वो किस अवस्था में है ये हम लोग नहीं देखेंगे यदि अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों का भौतिक अवस्था समान है, दोनों एक ही अवस्था में है, तो उस उत्प्रेरक को हम लोग कहेंगे समांगी उत्प्रेरक। मतलब इस अभिक्रिया में जो ये आप उत्प्रेरक देख रहे हैं ये समांगी उत्प्रेरक। कोई पूछेगा क्यों, तो हम लोग कहेंगे देखिए इस अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों का भौतिक अवस्था समान है। उत्प्रेरक और सब अभिकारक एक ही भौतिक अवस्था में है, इसीलिए उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक हम लोग कहेंगे। या आप ये भी लिख सकते हैं, यदि उत्प्रेरक और अभिकारक को मिलाने से समांगी मिश्रण बनता है। तो इसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं।
यदि उत्प्रेरक और अभिकारक को मिलाने से समांगी मिश्रण बनता है। समांगी मिश्रण आप पढ़े। समांगी मिश्रण का मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक पदार्थ समान रूप से घुल मिल जाता है। तो यदि अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों को मिलाने से समांगी मिश्रण बने तो उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक हम लोग कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए, अभिकारक भी गैस अवस्था में, उत्प्रेरक भी गैस अवस्था में। तो सोचिए, दो या दो से अधिक गैस को अगर आप मिलाइएगा तो वो तो हमेशा समांगी मिश्रण बनेगा। गैस में गैस का विलयन हमेशा समांगी होता है, बताए हैं आपको विलयन चैप्टर में। तो ये भी आप कह सकते हैं उत्प्रेरक अभिकारक मिलकर यदि समांगी मिश्रण देता है तो उत्प्रेरक को कहा जाता है समांगी उत्प्रेरक। अगर परीक्षा में आपसे कोई पूछे समांगी उत्प्रेरक क्या है तो आप इस दोनों में से कोई एक परिभाषा लिख सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। जैसे एक अभिक्रिया ऐसा लीजिए, ए बी से अभिक्रिया करके मान लीजिए सी बना रहा है। ये अभिक्रिया अभी उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हो रहा है। ऊपर कुछ नहीं लिखे, मतलब उत्प्रेरक इस अभिक्रिया में नहीं है। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में ये अभिक्रिया हो रहा है तो इसको होने का अपना एक पथ होगा। ऊर्जा अवरोधक वक्र हम लोग खींचना जानते हैं। ए और बी ये दोनों अभिकारक, तो मान लेते हैं इसके पास पहले से इतना ऊर्जा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए यहाँ हम दिखा देते हैं ए प्लस बी। इस ऊर्जा, इस अभिक्रिया को मान लेते हैं होने का रास्ता ये, इस रास्ता से होकर ये अभिक्रिया उत्पाद में बदल रहा है। यहाँ पर उत्पाद बना है सी। ये इसका सक्रियण ऊर्जा कहलाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये तो थ्रेशोल्ड ऊर्जा होगा। इस ग्राफ का जो पिक पॉइंट होगा उसको वाई अक्ष से मिलाइएगा तो वो थ्रेशोल्ड ऊर्जा उतना होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक थ्रेशोल्ड ऊर्जा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंतरिक ऊर्जा। तो दोनों को घटाइएगा तो ये वाला बीच वाला आएगा, ये वाला जो दिखाए ये सक्रियण ऊर्जा इसका होगा। तो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा इतना। अब इसी अभिक्रिया को उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाइए। यही अभिक्रिया जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा, मान लेते हैं एक्स नाम का कोई उत्प्रेरक, आइए एक्स अभी मानिए आप समांगी उत्प्रेरक सी में बदल रहा है। तो उत्प्रेरक आ जाने से इस अभिक्रिया का दर बदल जाएगा। पहले जिस दर से अभिक्रिया हो रहा होगा अब उससे दर बदल जाएगा, क्योंकि उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बदल देता है। तब उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया देखिए ऐसे होता है। उत्प्रेरक इस अभिक्रिया को एक से अधिक चरणों में करवाएगा। तो देखिए लिखे हैं चरण फर्स्ट। सबसे पहले उत्प्रेरक किसी एक अभिकारक से अभिक्रिया करता है। तो एक अभिकारक ए लीजिए, इसको उत्प्रेरक से अभिक्रिया करवाइए तो बनेगा AX। ये AX देखिए इस अभिक्रिया में न तो अभिकारक साइड में और न ही उत्पाद साइड में, मतलब AX नाम का चीज़ इस अभिक्रिया में कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो हम लोग कहेंगे ये विदेशी चीज़ है, मध्यवर्ती उत्पाद है। नहीं, ये AX क्या है, मध्यवर्ती उत्पाद है। मध्यवर्ती उत्पाद अस्थायी होता है। अस्थायी होने का मतलब ये
इस रूप में नहीं रहना चाहता है, दूसरा रूप में तुरंत बदल जाता है। तो ये अस्थाई मध्यवर्ती उत्पाद बना। ये मध्यवर्ती उत्पाद दूसरे चरण में दूसरा अभिकारक से अभिक्रिया करता है। ये AX अब दूसरा अभिकारक से अभिक्रिया कर लेगा, अंतिम उत्पाद में बदल जाएगा। अंतिम उत्पाद AB बनेगा, X जो उत्प्रेरक था वो बाहर निकल जाएगा। उत्प्रेरक जैसे रहता है, जैसे आप अभिक्रिया में उसको डालिएगा, अभिक्रिया संपन्न होने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वैसे ही वो अभिक्रिया से बाहर हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी वही दिखाई दे रहा है। तो उत्प्रेरक आ जाने से देखिए हुआ क्या, उत्प्रेरक अभिक्रिया को एक से अधिक चरणों में संपन्न करवाया। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया एक ही चरण में हो रहा था, जबकि वही अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक से अधिक चरण में हो रहा है, 2 चरणों में संपन्न हुआ है। और प्रत्येक चरण का सक्रियण ऊर्जा बहुत कम होता है। ये जो 2 चरण है, पहले एक ही चरण में अभिक्रिया हो रहा था तो सक्रियण ऊर्जा इतना था। वही अभिक्रिया को उत्प्रेरक यदि 2 चरण में करवाता है या 2 से अधिक चरण में करवाता है तो प्रत्येक चरण का सक्रियण ऊर्जा बहुत कम हो जाता है। तो देखिए इसको भी हम दिखा रहे हैं यहाँ ग्राफ से। वही ऊर्जा अवरोधक वक्र हम लोग बनाएंगे। 2 चरणों में संपन्न हुआ है। ये तो आंतरिक ऊर्जा हुआ, अभिक्रिया इससे होगा 2 चरणों। देखिए तो ये पहला वाला अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा ये, दूसरा वाला अभिक्रिया का दूसरा चरण में जो अभिक्रिया हुआ उसका सक्रियण ऊर्जा ये। तो उत्प्रेरक क्या किया? कुछ नहीं किया। उत्प्रेरक अभिक्रिया को एक से अधिक चरणों में करवा देता है। आप प्रत्येक चरण का सक्रियण ऊर्जा देखिए कम होता है। अगर इस दोनों सक्रियण ऊर्जा को आप मिलाइएगा तो आपको इतना ही सक्रियण ऊर्जा लगभग देना पड़ेगा, लेकिन वही 2 बार में अब देना पड़ रहा है। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा इतना एक ही बार में देंगे तब अभिक्रिया होगा। उत्प्रेरक अगर डाल देंगे इस अभिक्रिया में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होगा तो सक्रियण ऊर्जा उतना ही देना पड़ रहा है, लेकिन 2 स्टेप में देना पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में देना पड़ रहा है। तो अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। इसी को कहा जाता है सक्रियण ऊर्जा कम हो गया, अभिक्रिया का दर बढ़ गया। जैसे इसे समझिए, आपसे अगर हम कहें एक रोटी लेके कि इसको एक ही बार में खाना है, तो शायद ये असंभव होगा किसी के लिए भी। एक रोटी को एक ही बार में लोग कैसे खा सकता है? लेकिन अगर हम आपको कहें कि उसी रोटी को तोड़ तोड़ के खाना है, तो एक रोटी क्या 1 दर्जन रोटी भी हम लोग देख सकते हैं। तो वही बात है, अगर किसी काम को आप इंस्टॉलमेंट में करते हैं, मतलब कई चरणों में करते हैं, तो वो काम आसान हो जाता है। लेकिन उसी काम को अगर कहेगा नहीं एक ही बार में आपको संपन्न करना है, तो बड़ी कठिन हो जाता है वो काम करना। तो वही बात यहाँ पर एकदम वही कंसेप्ट है कि उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में एक ही बार में बहुत ज़्यादा सक्रियण ऊर्जा देना पड़ रहा था अभिक्रिया होने के लिए, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा उतना ही देना पड़ रहा, लेकिन उतना सक्रियण ऊर्जा 2 बार में देना पड़ रहा, तो सक्रियण ऊर्जा कम हो गया। तो उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक जो होता है वो अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को या दर को ऐसे परिवर्तित करता है। तो 1-2 पॉइंट आपको यहाँ हम लिखाएंगे जो ध्यान में रखना, वही सब चीज़ जो हम लोग समझे हैं उसी को लिखना है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अभी जो चीज़ हम लोग समझे हैं उसी को भाषा के रूप में लिखेंगे। समांगी उत्प्रेरक
की उपस्थिति में अभिक्रिया एक से अधिक चरणों में होने लगता है और प्रत्येक चरण को बहुत कम मात्रा में सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो अभी हम लोग समझे, समांगी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया एक से अधिक चरणों में होने लगता है और प्रत्येक चरण को बहुत कम मात्रा में सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर बहुत कम मात्रा में सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो अभिक्रिया का दर बढ़ जाएगा, अभिक्रिया का दर परिवर्तित हो जाएगा। समांगी उत्प्रेरक पहले किसी एक अभिकारक से अभिक्रिया करके अस्थायी मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण करता है। और उसके बाद मध्यवर्ती उत्पाद दूसरे अभिकारक से अभिक्रिया करके अंतिम उत्पाद और उत्प्रेरक देता है। ये भी चीज़ हम लोग समझे। समांगी उत्प्रेरक पहले किसी एक अभिकारक से अभिक्रिया करता है और अस्थायी मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण करता है और उसके बाद मध्यवर्ती उत्पाद दूसरे अभिकारक से अभिक्रिया करके अंतिम उत्पाद और उत्प्रेरक देता है। अभी तुरंत आपको बताए हैं कि ये अभिक्रिया जब समांगी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रहा था तो सबसे पहले ये उत्प्रेरक किसी एक अभिकारक से अभिक्रिया किया था। पहला चरण में बताए हैं आपको। उत्प्रेरक पहले किसी एक अभिकारक से अभिक्रिया करके अस्थायी मध्यवर्ती उत्पाद बनाया था और दूसरा चरण में ये मध्यवर्ती उत्पाद दूसरा अभिकारक से अभिक्रिया करके अंतिम उत्पाद और उत्प्रेरक दिया था। उत्प्रेरक जैसे डाले थे वैसे ही देखिए बाहर निकल गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर हम लिख के बताए, तो ये आप लिख चुके हैं। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, इसको नोट कर लीजिए।
समांगी उत्प्रेरक को समझाने के लिए आपको एक अभिक्रिया हम अभी लिए थे। उस अभिक्रिया पर सोचिए। SO2 O2 से अभिक्रिया करके NO उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO3 में बदल रहा था। ये अभिक्रिया अभी तुरंत हम लोग पढ़े। संतुलित किए थे तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ा था। तो इस अभिक्रिया में ये NO समांगी उत्प्रेरक है, क्योंकि अभिकारक और उत्प्रेरक का भौतिक अवस्था समान है। तो हम लोग इसमें जानना चाहते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं कि समांगी उत्प्रेरक पहले किसी एक अभिकारक से अभिक्रिया करता है और मध्यवर्ती उत्पाद बनाता है, फिर वो मध्यवर्ती उत्पाद दूसरे अभिकारक से अभिक्रिया करके अंतिम उत्पाद और उत्प्रेरक देता है। तो वही काम इस अभिक्रिया में हम लोग करना चाहते हैं। तो NO वो जो उत्प्रेरक है, समांगी उत्प्रेरक, वो इस अभिक्रिया को 2 चरणों में करवाता है। अब पहला चरण में NO पहले इस O2 से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके मध्यवर्ती उत्पाद बनाता है NO2। ये भी गैस है। ये समांगी उत्प्रेरक देखिए, पहले एक अभिकारक से अभिक्रिया करके मध्यवर्ती उत्पाद बनाया। संतुलित कीजिएगा तो कर सकते हैं। यहाँ 2 से गुना कीजिए, यहाँ भी 2 से गुना करना होगा, संतुलित हो गया। अब वो जो मध्यवर्ती उत्पाद बना है वो दूसरे चरण में इस SO2 से दूसरे अभिकारक से अभिक्रिया करेगा। SO2 से अभिक्रिया करवा दीजिए मध्यवर्ती उत्पाद को, NO2 को। अभिक्रिया करवाइएगा तो उत्पाद बनेगा SO3। ये भी गैस है। संतुलित कीजिएगा तो यहाँ सब जगह 2 2 2 ये दीजिएगा, संतुलित हो जाएगा। चेक कर सकते हैं, सब कुछ संतुलित है। तो देखिए जो हम लोग अभी पढ़े थे उसी को इस अभिक्रिया पर किए। समांगी उत्प्रेरक पहले एक अभिकारक से अभिक्रिया करके मध्यवर्ती उत्पाद बनाए और फिर वो मध्यवर्ती उत्पाद दूसरे अभिकारक से अभिक्रिया करके अंतिम उत्पाद और उत्प्रेरक को दिया। उत्प्रेरक भी यहाँ से निकलेगा। तो देखिए उत्प्रेरक जैसे हम लोग लिए थे वैसे ही बाहर निकल गया। अभिक्रिया का दर बढ़ा देता है उत्प्रेरक, उसमें किसी तरीके का परिवर्तन नहीं होता। तो वही काम इस अभिक्रिया पर हम किए। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसी में विसमांगी उत्प्रेरक। विसमांगी उत्प्रेरक में उत्प्रेरक। अब हम लोग जानना चाहते हैं विसमांगी उत्प्रेरक कैसे अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा को परिवर्तित करता है या अभिक्रिया के दर को बदल देता है। तो विसमांगी उत्प्रेरक में उत्प्रेरण, ये तो बाद में पढ़िएगा, पहले आपको समझना पड़ेगा विसमांगी उत्प्रेरक क्या है। इसको भी एक अभिक्रिया से लेकर समझिए। जैसे नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करता है Fe नाम के उत्प्रेरक की उपस्थिति में। Fe आप जानते हैं आयरन, लोहा, कमरे के ताप पर ठोस है। वो ठोस है तो ब्रैकेट में लिखे हैं S, सॉलिड। ये गैस था दोनों, तो गैस लिखे। उत्पाद बनाता है NH3, अमोनिया गैस। आप संतुलित कीजिएगा तो नाइट्रोजन 2 ठो है, 2 से गुना कीजिए। हाइड्रोजन 6 ठो है, 3 से गुना इधर करना होगा। तो इस बार देखिए तो अभिकारक गैस अवस्था में, लेकिन उत्प्रेरक ठोस अवस्था में, तो क्या दोनों का भौतिक अवस्था इस बार समान है? नहीं है। तो यदि उत्प्रेरक और अभिकारक का भौतिक अवस्था अलग अलग हो तो उत्प्रेरक को कहा जाता है विसमांगी उत्प्रेरक। तो देखिए हम लोग समझ गए विसमांगी उत्प्रेरक किसको कहेंगे। यदि अभिकारक और उत्प्रेरक का भौतिक अवस्था
अलग अलग रहता है तो इसे विसमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। विसमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। बड़ी काम का चीज़। इसको याद रखना भी आसान है। अभिकारक और उत्प्रेरक का भौतिक अवस्था अलग अलग होगा तो उत्प्रेरक को विसमांगी उत्प्रेरक के नाम से लोग जानता है। विसमांगी उत्प्रेरक का परिभाषा यही होगा। लेकिन विसमांगी उत्प्रेरक में उत्प्रेरण हम लोगों को समझना। विसमांगी उत्प्रेरक कैसे अभिक्रिया के दर को बदल देता है। विसमांगी उत्प्रेरक किस क्रिया विधि के द्वारा अभिक्रिया के दर या सक्रियण ऊर्जा को बदल देता है, उस क्रिया विधि को हम लोग जानना चाहते हैं। जैसे हम लोग समांगी उत्प्रेरक किस क्रिया विधि के द्वारा कैसे अभिक्रिया के दर को बदलता है वो समझ चुके हैं। समांगी उत्प्रेरक पहले किसी एक अभिकारक से अभिक्रिया करता, मध्यवर्ती उत्पाद बनाता, फिर वो मध्यवर्ती उत्पाद दूसरे अभिकारक से अभिक्रिया करके अंतिम उत्पाद और उत्प्रेरक देता है। यही उसका क्रिया विधि है। लेकिन यहाँ हम लोग समझेंगे विसमांगी उत्प्रेरक कैसे अभिक्रिया के दर को बदल देता है। तो आप इसको नोट कीजिए। तो आपको हम समझाते हैं कैसे विसमांगी उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा या दर को बदलता है। विसमांगी उत्प्रेरक में उत्प्रेरण को समझने के लिए आपको अधिशोषण के बारे में जानना होगा। पृष्ठ रसायन एक चैप्टर आपको बताएंगे +2 में। उस चैप्टर में इस अधिशोषण के बारे में डिटेल से पढ़ना है। लेकिन विसमांगी उत्प्रेरक के उत्प्रेरण को समझने के लिए अधिशोषण आपको समझना होगा। इसको इंग्लिश में एडजॉर्प्शन के नाम से लोग जानता है। इंग्लिश में एडजॉर्प्शन, हिंदी में अधिशोषण। अधिशोषण देखिए कहते किसको। किसी एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ के पृष्ठ या सतह पर आकर्षित होने तथा एकत्रित होने की प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण का कंसेप्ट यही होता है। किसी एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ के पृष्ठ या सतह पर आकर्षित होने तथा एकत्रित होने की प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड के पृष्ठ पर जब इस चौक से लिखते हैं तो इस चौक का जो कण है वो इस बोर्ड के पृष्ठ या सतह पर जाके एकत्रित हो जाता है। तो हम लोग इस प्रक्रिया को कहेंगे अधिशोषण। बोर्ड के पृष्ठ पर चौक का अधिशोषण होता है, चौक के कणों का अधिशोषण होता है। या व्हाइट बोर्ड पर आप मार्कर से लिखते हैं तो उसके पृष्ठ पर इंक का अधिशोषण होता है। तो किसी एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ के पृष्ठ या सतह पर आकर्षित होने और एकत्रित होने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अधिशोषण कहा जाता है। अधिशोषण एक प्रक्रिया है। किसी एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ के पृष्ठ या सतह पर एकत्रित और आकर्षित होने का ये प्रक्रिया, अधिशोषण का परिभाषा यही होता है।
अधिशोषण दो प्रकार का होता है, एक रासायनिक अधिशोषण और दूसरा भौतिक अधिशोषण, जो पढ़िएगा पृष्ठ रसायन चैप्टर में डिटेल से। अभी आपको एक बात ध्यान रखना है कि रासायनिक अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहने का मतलब हुआ कि रासायनिक अधिशोषण में हमेशा कुछ न कुछ मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित होता है। आप पहले से जानते हैं, जिस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होता है उसको ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहा जाता है। अगर ऊर्जा अवशोषित होता है तो उसको हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ऊष्मा शोषी प्रक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ये कहने का मतलब हुआ कि रासायनिक अधिशोषण जब भी होगा तो कुछ न कुछ मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित होता है। रासायनिक अधिशोषण में पचास से 400 किलो जूल पर मोल लिखे हैं। 50 से 400 किलो जूल पर मोल ऊर्जा उत्सर्जित होता है। रासायनिक अधिशोषण में प्रायः 50 से 400 किलो जूल पर मोल ऊर्जा उत्सर्जित होता है। ऊर्जा का ये मात्रक है किलो जूल पर मोल। तो आप याद रखिए 50 से 400 किलो जूल ऊर्जा उत्सर्जित होता है। और इसमें आप सीधे लिखिए अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, चाहे वो भौतिक अधिशोषण हो या रासायनिक अधिशोषण हो, वो हमेशा एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया माना जाता है। उसमें ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित होता है। रासायनिक अधिशोषण में 50 से 400 किलो जूल पर मोल ऊर्जा उत्सर्जित होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। विषमांगी उत्प्रेरक और रासायनिक अधिशोषण सिद्धांत के द्वारा अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। विषमांगी उत्प्रेरक रासायनिक अधिशोषण सिद्धांत के द्वारा अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करता है। रासायनिक अधिशोषण अभी हम लोग पढ़े, अधिशोषण का परिभाषा पढ़े। तो विषमांगी उत्प्रेरक जब भी सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करता है तो किस सिद्धांत के द्वारा? रासायनिक अधिशोषण सिद्धांत के द्वारा। कैसे करता है उसके लिए एक डायग्राम बनाना होगा, समझना होगा। जैसे वही अभिक्रिया मान लीजिए N2H2 से अभिक्रिया करके NH3 बनाता है। संतुलित किए थे, यहाँ 2 यहाँ 3 ये आया था, यहाँ उत्प्रेरक के रूप में Fe है। इसमें तो ये विषमांगी उत्प्रेरक
लोहा विषमांगी उत्प्रेरक है, क्योंकि अभिकारक उत्प्रेरक का भौतिक अवस्था अलग अलग है। तो ये जो विषमांगी उत्प्रेरक है, ये रासायनिक अधिशोषण सिद्धांत के द्वारा इस अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा या दर को परिवर्तित करता है। और वो उसको समझने के लिए देखिए, एक बर्तन में इस अभिक्रिया को करवाइए। जैसे ये एक बर्तन है, इसमें इस अभिक्रिया को करवाइए। N2 गैस है, H2 गैस। आप जानते हैं इस पूरा बर्तन में ये फैल गया होगा, ये भी गैस है। देखिए इसे हम दिखा देते हैं। गैस का अणु पूरा बर्तन में फैला होगा, ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हो रहा है। एक बार उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में करवाना, ऐसी अभिक्रिया को एक बार उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाना। अब उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाइए। देखिए तो ये उत्प्रेरक, ये तो ठोस है, ये लोहा नाम का उत्प्रेरक हम यहाँ दिखाए। Fe उत्प्रेरक, लोहा उत्प्रेरक का काम कर रहा है इस अभिक्रिया। ये लोहा का छड़ है, लोहा दिखाए। अब H2 और N2 दोनों गैस को दिखाई। तो H2 में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एकल सहसंयोजक आबंध होगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच त्रिसहसंयोजक आबंध पाया जाता है। तो इस बार जो ये उत्प्रेरक है, ये इसको अपने पृष्ठ पर अधिशोषित करता है। मतलब ये गैस इस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर जाके इकट्ठा हो जाता है। ये भी गैस है, तो गैस का जो गैस इस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर इकट्ठा हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें पूरा बर्तन में गैस था, अभिकारक पूरा बर्तन में फैला हुआ था। लेकिन इसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकारक पूरा बर्तन में फैला हुआ नहीं है। वही अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाए तो जो अभिकारक गैस अवस्था में था वो इस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर जाके इकट्ठा हो गया। एक फार्मूला आप जानते हैं, C बराबर N/V, सांद्रता बराबर होता है मोल बटा आयतन। तो सोचिए अभिकारक का आयतन उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम हो गया। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिकारक का आयतन ज़्यादा था, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकारक का आयतन कम हो गया। ये सब तो जाके पृष्ठ पर इकट्ठा हो गया, आयतन घट गया। आयतन अगर घटेगा, नीचे वाला घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, सांद्रता बढ़ जाएगा अभिकारक का। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में, मतलब विषमांगी उत्प्रेरक की उपस्थिति में आयतन घटने के कारण अभिकारक का सांद्रता बढ़ जाता है। और मान लीजिए ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में ये अभिक्रिया हो रहा है, तो इसका कुछ न कुछ सक्रियण ऊर्जा होगा। मान लेते हैं सक्रियण ऊर्जा इसका है 500 किलो जूल। अपना तरफ से समझाने के लिए मान लिए कि 500 किलो जूल ऊर्जा बाहर से दीजिएगा, तब ये अभिक्रिया होगा उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में यही अभिक्रिया करवा रहे लोहा उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो देखिए सक्रियण ऊर्जा कैसे कम हो जाता है। अभी आप पढ़े हैं कि अधिशोषण में ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित होता है। ये जो हाइड्रोजन गैस जाके लोहा के पृष्ठ पर इकट्ठा हुआ, नाइट्रोजन गैस लोहा के सतह पर इकट्ठा हुआ, ये तो अधिशोषण हो रहा है। अधिशोषण में ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित होता है। तो मान लेते हैं अधिशोषण होने से, मतलब इस दोनों गैस को उत्प्रेरक के पृष्ठ पर इकट्ठा होने से 200 किलो जूल ऊर्जा उत्सर्जित होता है। तो 200 किलो जूल ऊर्जा तो इसी से अपने में उत्सर्जित हो रहा है, और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में 500 किलो जूल ऊर्जा देना पड़ रहा था अभिक्रिया होने के लिए। तो सोचिए अब उत्प्रेरक की उपस्थिति में बाहर से कितना ऊर्जा दे दीजिएगा तो ये अभिक्रिया हो जाएगा। तो 200 किलो जूल ऊर्जा तो अपने ये उत्पन्न कर रहा है, तो बाहर से इस बार 300 किलो जूल ऊर्जा देना पड़ेगा अभिक्रिया होने के लिए। तो इस बार सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाएगा, 300 किलो जूल नहीं,
तो देखिए सक्रियण ऊर्जा उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में था 500 किलो जूल और उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो गया 300 किलो जूल। सक्रियण ऊर्जा घट गया। इतिहास गवाह है सक्रियण ऊर्जा अगर घट जाए तो अभिक्रिया का दर तो बढ़ेगा ही। तो जो चीज़ हम लोग समझे हैं उसी को भाषा के रूप में लिख देते हैं। विषमांगी उत्प्रेरक की उपस्थिति में आयतन घटने के कारण अभिकारक का सांद्रता बढ़ जाता है। विषमांगी उत्प्रेरक की उपस्थिति में आयतन कम हो गया तो सांद्रता अभिकारक का बढ़ गया और अधिशोषण प्रक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होने के कारण सक्रियण ऊर्जा, देखिए वहाँ जगह नहीं हम यहाँ लिख रहे हैं। ऊर्जा उत्सर्जित होने के कारण सक्रियण ऊर्जा घट जाता है। जिसके कारण अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। बड़ी काम का चीज़। एक बार और देखिए, विषमांगी उत्प्रेरक की उपस्थिति में आयतन घटने के कारण अभिकारक का सांद्रता बढ़ जाता है और अधिशोषण प्रक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होने के कारण सक्रियण ऊर्जा घट जाता है। असक्रियण ऊर्जा जब ये घटेगा तो अभिक्रिया का दर बढ़ जाएगा। तो देखिए विषमांगी उत्प्रेरक इस क्रिया विधि से, इस तरीके से अभिक्रिया के दर को या सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो विषमांगी उत्प्रेरक कैसे परिवर्तित करता है वो हम लोग देख। समांगी उत्प्रेरक कैसे परिवर्तित करता है अभिक्रिया के दर को या सक्रियण ऊर्जा को, वो भी हम लोग देख लिए। तब इस दोनों को हम एक जगह जनरलाइज कर देते हैं, एक पॉइंट और लिखेंगे, फिर हम लोग अगले क्लास में और बात करेंगे। तो आप इसको नोट कीजिए। और वहाँ जगह नहीं था, हम बगल में लिखे हैं, आप वहीं पर लिखिएगा। और आप लोग अभी तक अगर कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, ताकि हम लोग जब भी आपको भेजें यहाँ से वीडियो लेक्चर बना के तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको तुरंत पता चल जाए कि वीडियो लेक्चर आ चुका है। विषमांगी उत्प्रेरक और रासायनिक अधिशोषण सिद्धांत
के द्वारा जबकि समांगी उत्प्रेरक अस्थायी मध्यवर्ती उत्पाद के निर्माण के द्वारा या मध्यवर्ती जटिल निर्माण सिद्धांत के द्वारा अभिक्रिया के दर या सक्रिय ऊर्जा को परिवर्तित करता है। देखिए, तो समझा हुआ है, उसी को एक जगह कर दिए। विषमांगी उत्प्रेरक रासायनिक अधिशोषण सिद्धांत के द्वारा अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा या दर को परिवर्तित करता है, जबकि समांगी उत्प्रेरक अस्थायी मध्यवर्ती उत्पाद के निर्माण के द्वारा या मध्यवर्ती जटिल निर्माण सिद्धांत के द्वारा, दोनों एक ही बात हुआ। मध्यवर्ती अस्थायी मध्यवर्ती उत्पाद के निर्माण के द्वारा कही या मध्यवर्ती जटिल निर्माण सिद्धांत के द्वारा कहिए, दोनों एक ही बात हुआ। इसके द्वारा अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा या दर को परिवर्तित कर देता। आपको बताए थे ना कि ए अभिक्रिया हो रहा था, ए बी में बदल रहा था, एक्स उत्प्रेरक था, तो ये समांगी उत्प्रेरक था। समांगी उत्प्रेरक पहले किसी एक अभिकारक से अभिक्रिया करता, अस्थायी मध्यवर्ती उत्पाद बनाता, तो इसी को लिखे मध्यवर्ती जटिल निर्माण सिद्धांत। इसी को हम लोग कहेंगे मध्यवर्ती जटिल का निर्माण हुआ है। ये तो मध्यवर्ती उत्पाद है, बीच में बना है, इसमें न तो अभिकारक साइड में है न उत्पाद साइड में ऐसा चीज़ है, तो ये विदेशी चीज़ हुआ, ये मध्यवर्ती उत्पाद हुआ। तो अस्थायी मध्यवर्ती उत्पाद इसी को हम लोग कहेंगे। तो मध्यवर्ती जटिल, इंग्लिश में इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का हिंदी होता है मध्यवर्ती जटिल। तो दोनों एक ही बात हुआ। मध्यवर्ती उत्पाद के निर्माण के द्वारा कहिए या मध्यवर्ती जटिल निर्माण सिद्धांत के द्वारा कहिए, दोनों एक ही बात हुआ। एक बार और, विषमांगी उत्प्रेरक रासायनिक अधिशोषण सिद्धांत के द्वारा, जबकि समांगी उत्प्रेरक अस्थायी मध्यवर्ती उत्पाद के निर्माण के द्वारा या मध्यवर्ती जटिल निर्माण सिद्धांत के द्वारा अभिक्रिया के दर या सक्रिय ऊर्जा को परिवर्तित करता है। बड़ी काम का चीज़, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और थोड़ा सा और बच गया, अगले क्लास में संभावना है वो कंप्लीट भी हो जाएगा और कोई नया चैप्टर आपको शुरू भी कर दिया जाएगा। तो आज इतना रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। थैंक्स।